देखो रिकॉर्डिंग कैसे होती है उसे मुझे भी नहीं पता, हो सकता है दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े, बाकी फिर देखते हैं क्या होता है, कर लेंगे फिर वो करनी पड़ेगी तो फिर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको जो फ्रंट पेज है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारा ये नगेंद्र वाली पुस्तक का, उसमें मैं दिखा दूँ आपको अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है ना, ताकि आपको भी आत्मा को शांति मिल जाए कि हमने कितना बढ़िया और कितना ज़्यादा इतना कम समय में अच्छे से समझ के पढ़ लिया। ठीक है, तो ठीक है, रुको एक सेकंड। हाँ, बस जैसे मतलब इससे शुरू में जो दिया हुआ है ना, ये प्रथम खंड आदिकाल भक्तिकाल, तो चलो हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि वो तो पढ़ना भी नहीं था हमको, और पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं, बाद में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और जो अपन ने रीतिकाल है, रीतिकाल पूरा पढ़ा था ऑडियो क्लास में पूरा, जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, तो अध्याय 9वां पूरा पढ़ लिया था हमने। हालांकि ये ऑडियो में पढ़ा था, कोई बात नहीं, बाद में समय आने पर इसको वीडियो में पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद हमने जो ये अध्याय है ना, बाकी सारे अध्याय, जैसे कि अध्याय 12 है जिसमें रीतिकाल की उपलब्धियाँ, ये सब पढ़ लिया था, रीतिकाल में गद्य साहित्य। जब हमने चौथा खंड शुरू किया था आधुनिक काल का, तो आधुनिक काल के पहले तो पूर्व पीठिका पढ़ी हमने, शुरुआत कैसे होती है भाई, आधुनिक काल का साहित्य में क्या परिवर्तन आया है, किस प्रकार से रीतिकाल के साहित्य से आधुनिक काल का साहित्य भिन्न है, और आधुनिकता शब्द से क्या तात्पर्य है ना, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, सब मैंने डिटेल से बताया था आपको। फिर हमने पढ़ा था भारतेंदु युग अध्याय 14, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो इस काल में देखो सबके सब बड़ी चीज़ें बने, काव्य धारा, राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, ये विशेषता है इसके काव्य की, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति। फिर उसके बाद जो भी इसके प्रमुख कवि थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाकृष्ण दास, अन्य कवि, इन सबको हमने भली बात ही पढ़ा था। उसके बाद मूल्यांकन पढ़ा था। और आपको पता होगा नगेंद्र वाली पुस्तक की सबसे खासियत ये है कि उसमें काव्य धारा के बाद तुरंत ही गद्य साहित्य भी दिया हुआ होता है, और गद्य साहित्य जिस युग का है ना, उस युग के दौरान लिखे गए कवियों की रचनाएं से दी हुई होती है। जैसे भारतेंदु काल में जिन भी कवियों ने रचनाएं लिखी है ना, तो उनके सारे नाटक, निबंध, आलोचना हमने वहाँ पढ़ी थी। ठीक है ना, जीवनी साहित्य पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं कि उस कवि ने, मान लो वहाँ हमने 4 रचनाएं पढ़ी तो 4 ही रचनाएं लिखी है, नहीं, पर उस कालखंड में अगर 4 रचनाएं लिखी है ना, तो सिर्फ 4 ही हमको वहाँ पढ़ने को मिला था। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं, तो इस पर भी हमने सेम द्विवेदी युग की विशेषता पढ़ी, द्विवेदी युग के कविता, द्विवेदी युग के काव्य और द्विवेदी युग के कवियों को पढ़ा हमने। ठीक है ना, द्विवेदी युग के काव्य की विशेषता पढ़ी हमने कि किस प्रकार से ये हिंदी साहित्य में पुराने काल से अलग था। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग के बाद क्या क्या परिवर्तन आए, खड़ी बोली हिंदी को लेकर क्या क्या नया इसमें हुआ। उसके बाद जब हमने पढ़ा तो फिर छायावाद पढ़ा, द्विवेदी युग के गद्य पढ़े, फिर छायावाद पढ़ा। छायावाद में हमने देखा कि यार छायावाद के पैरेलल में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता भी लिखी जा रही है और प्रेम और मस्ती का काव्य भी लिखा जा रहा है, क्योंकि हम छायावाद को पढ़ते हैं 1918 से लेके 1938 के बीच में। अब इस बीच में तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरद गुप्त, इन्होंने भी रचनाएं करी है, तो इनकी रचनाएं भी हमने पढ़ी और प्रेम और मस्ती का काव्य भी हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि फिर इन सब काव्य को हम छायावादी काव्य क्यों कहते हैं, जबकि ये परिमाण में भी कम है ना, और इसके कवियों को तो क्या बोलते हैं, कुछ स्थान भी नहीं मिला है साहित्य में, फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमने कारण भी जाना कि प्रेम और मस्ती का जो काव्य है हरिवंश राय बच्चन का और उनकी टीम का, वो उन्होंने ऐसा क्या नया था जो उन्होंने प्रेम और मस्ती का काव्य लिखा, वो छायावादी काव्य से कैसे भिन्न था। फिर हमने राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रमुख कवि पढ़े, उनकी रचनाएँ पढ़ी, और फिर हमने गद्य साहित्य पढ़ा कि गद्य साहित्य यानी कि छायावादी युग के दौरान 1918 से लेकर 38 के दौरान कौन कौन सी गद्य रचनाएं लिखी गई थी, जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, इन सबको हमने विस्तार से पढ़ा था। ठीक है ना, आत्मकथा कौन सी लिखी गई कि इस समय के दौरान। ठीक है ना। अब हमारा तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो नगेंद्र पुस्तक की जान है या नगेंद्र पुस्तक जिसके लिए पढ़नी चाहिए, वो है छायावाद उत्तर काल, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी उपन्यास, काफ़ी नाटक, काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी आलोचनाएं, काफ़ी निबंध हमको पढ़ने पड़ेंगे, काफ़ी। और ये ऐसे है कि यही से प्रश्न आते हैं, ये 200% तय है, ये 200% तय है कि इनमें लिखे हुए ग्रुप में, मैंने आपसे कहा है जहाँ ग्रुप में एकदम चिट्ठे के साथ, जहाँ पे बहुत सारे उपन्यास लिखे हुए हैं, बहुत सारी महिला साहित्य के उपन्यास लिखे हुए हैं, बहुत सारे महिलाओं की कहानियाँ, बस वो पढ़ जाओ आप। कोई डिटेल नहीं दे रखा, कोई ज्ञान नहीं बांट रखा है, सीधा सीधा लिखा हुआ है बस।
अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमको उस कवि की उस रचनाकार की सभी रचनाएं नहीं पढ़नी पड़ती है, बस जो लिखी हुई है ना बस वो पढ़नी पड़ती है और हमारा वो काम यहाँ हो जाता है। तो एक प्रकार से अध्याय 17 अंतिम अध्याय है हमारा छायावाद उत्तर काल। अब हालांकि इसको पढ़ने में मुझे लगता है कि 15 दिन हो सकता है, महीना भर भी लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके विभिन्न वाद छायावाद उत्तर काल है, छायावाद के उत्तर का काल यानी कि बाद का काल, अर्थात छायावाद के बाद प्रगतिवाद भी पढ़ेंगे हम, प्रयोगवाद भी पढ़ेंगे हम, नई कविता भी पढ़ेंगे हम, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, नए गीत सब पढ़ेंगे, उनमें अंतर पढ़ेंगे क्या नया है, और उस समय लिखी गई सारे उपन्यास पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, और एक पर्टिकुलर धारा में प्रगतिवाद के समय कौन से उपन्यास लिखे गए, कौन सी कहानियाँ लिखी गई, कौन से नाटक लिखे गए, कौन से निबंध लिखे गए, और प्रयोगवाद के समय कौन सा, नई कविता के समय कौन से। ठीक बा चलते हैं आज ही हमारे टॉपिक छायावाद उत्तर काल। और चूँकि आप सबको भली बात ही पता होगा जो रेगुलर जुड़ते हैं कि नगेंद्र वाली पुस्तक को हम शुक्ल जी वाली पुस्तक की तरह एक एक लाइन की तरह नहीं पढ़ रहे हैं कि एक एक लाइन पढ़ें, हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। हाँ, प्रवृत्ति विशेष को हम जरूर डिटेल में पढ़ते हैं, और जो हमारे एग्जाम में काम में हो सकता है पूरा हम उसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है ना। शुक्ल जी वाली क्लास भी हम ले रहे हैं। शुक्ल जी वाली क्लास में हम एक एक लाइन के साथ पूरे आदिकाल, पूरा भक्तिकाल, पूरा रीतिकाल पढ़ चुके हैं। आधुनिक काल भी हमारा काफ़ी सारा हो चुका है, पूरा एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, एक एक कवि को हम विस्तार से तो पढ़ रहे हैं शुक्ल जी वाली पुस्तक में, ठीक है। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। छायावाद उत्तर काल, देखो छायावाद उत्तर काल की रचनाओं की परीक्षा, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बुक से, ठीक है। पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ कौन से पेज से शुरू कर रहा हूँ मैं। अध्याय 17 592 पेज नंबर है, ठीक है ना, और छायावाद उत्तर काल है, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ रहा शुरू कर रहे हैं भाई, ठीक है। और सबसे पहले काव्यधारा पढ़ेंगे, इस समय कौन सी काव्य लिखी गई है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य, ठीक है, ठीक है। इसे चलते हैं। छायावाद के काल की रचना, छायावाद उत्तर काल की रचनाओं की परीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत कालावधि के काव्य साहित्य की अनेक प्रवृत्तियाँ हैं। इस बीच इतिहास कहीं वादों और धाराओं से होकर गुजरा है, कहीं जीवन दृष्टि और काव्य की वस्तु शिल्प संबंधित मान्यताएं उभरी हैं। किसी धारा में व्यक्तिगत अनुभूति का घनत्व अधिक है तो किसी में सामाजिक अनुभूति की स्फीति, किसी में रोमानी दृष्टि की प्रधानता है तो किसी में बौद्धिक यथार्थवादी। अब ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ दिक्कत देने की आवश्यकता नहीं है, सामाजिक अनुभूति किस में है, रोमानी दृष्टि किस में है, भौतिक यथार्थवाद किस में है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना, डोंट टेक टेंशन, ठीक है ना। ये सब मैं बताऊंगा आपको किस में क्या क्या है। कृतियों के आधार पर यदि हम अनेक दृष्टियों और मान्यताओं और रचना रूपों का वर्गीकरण करें तो स्पष्ट रूप से 5-6 काव्यधारा हमको यहाँ पे मिलती है। इसमें हम बात करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता मिल जाती है, उसके बाद में क्रम में ही हमको मिलती है छायावादी काव्यधारा या उत्तर छायावाद जिसे कहते हैं, व्यक्ति गीति काव्य मिल जाते हैं, प्रगतिवाद मिल जाता है, प्रयोगवाद, नई कविता मिल जाती है। इनमें से पहली 2 धाराएँ नई नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भारतेंदु काल से प्रारंभ हो गई थी, द्विवेदी काल में थोड़ा सा वो धक्का मिला और छायावाद काल को पार करती हुई इस काव्य कविताओं में समकालीन प्रश्नों और स्वरों से संयुक्त होकर और भी उदार और वैविध्यपूर्ण हो गई। कोई भी कालखंड या कोई भी कविता जो है एक ही दिन में अपनी परिपक्वता नहीं शामिल करती है या अपनी परिपक्वता को नहीं पहुँचती है, धीरे धीरे समय लगता है। तो भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता का स्वर हमको मिला, द्विवेदी युग में और प्रखर हुआ और आगे चलकर उसके ज़्यादा भाव बिगड़े और उसके जो भाव है ना और ज़्यादा निकल कर बाहर आए, और ज़्यादा उदारता और ज़्यादा वैविध्यपूर्ण उन रचनाओं में हमको मिला। छायावादी काव्यधारा छायावाद काल में अपना पूर्ण उत्कर्ष प्राप्त कर चुकी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और परंपरा के निर्वाह से इस काल में बहती हुई दिखाई पड़ती है। शेष धाराएं प्रस्तुत काल की ही उपज है, वे अपने अपने ढंग से ऐतिहासिक अनिवार्यता की गर्भ से फूटी है। प्रस्तुत युग में कुछ ऐसी कृतियाँ भी हैं, कुछ कृतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें एक ही साथ कई धाराएं दिखाई पड़ती हैं। इन्हें भले ही एक वर्ग में नहीं रखा जा सकेगा, किंतु ये इस बीच उभरने वाले एक से अधिक काव्य प्रवृत्तियों का निर्देश तो करती है ना भाई। किंतु इसके अतिरिक्त शेष कृतियाँ स्पष्ट रूप से किसी न किसी धारा या प्रवृत्ति का स्वरूप निर्धारित करती है। इनका वर्गीकरण करें तो चित्र इस प्रकार है। नहुस, कुणाल गीत, अजीत और जय भारत, ये रचनाएं हो गई मैथिली ऋषि गुप्त की, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के भावधारा है ना। माता, समर्पण और युग चरण, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो गई। ठीक बा। अपलक, अब आप पांडे वाली बुक में जाएंगे तो हम सभी प्रकार की काव्य रचनाएं पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारे सामने यहाँ काव्य रचनाएं दे रखी हुई है 10-15 मिनट को पढ़ लेंगे ना भाई, एग्जाम में तो यहाँ से उठाएगा ना सरस्वती पांडे थोड़े ना उठाएगा वो,
तो उसके सामने मैथिली गुप्त ये दिया हुआ है, और मैं तो पेपर खोल के भी रखता हूँ, आपको पता है, साइड में, ताकि यहाँ तो प्रूव करता हूँ कि ये देखो पेपर ने वाले ने यहाँ से एज इट इज़ लाइन बनाई है, ये है ना, एज इट इज़ लाइन यहाँ से कॉपी की है, ऑप्शन वाली है ना। लेकिन नगेंद्र वाली पुस्तक से तो ऑप्शन भी कॉपी किए जाते हैं। तो नहुस, कुणाल गीत, अजीत, जय भारत, ये मैथिली गुप्त की रचना हो गई। माता, समर्पण और युग चरण, ये माखनलाल चतुर्वेदी की हो गई। अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, हम रिश्पाई जन्म के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन के। नकुल, दोहा खाली, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त और गोपिका, ये हो जाएगा सिया रामचंद्र गुप्त का। अब आप कहोगे सभी याद रखने हैं क्या? नहीं भाई, नकुल याद रख लो और उन्मुक्त याद रख लो, आत्मोत्सर्ग हो जाए तो रख लेना सिया रामचंद्र गुप्त का, ठीक है ना। पर नकुल थोड़ा क्या ना अलग नाम है यार, कि हाँ भाई चलो महाभारत का एक पात्र है नकुल, उसके ऊपर भी लिखा गया है, सिया रामचंद्र गुप्त ने लिखा है। इसके बाद है अपने दिनकर। दिनकर की तो सारी रचनाएं सबको याद होती है, ठीक है ना। चाहे हुंकार हो, चाहे रेणुका की हुंकार हो, द्वंद्व गीत हो, कुरुक्षेत्र हो, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, दिल्ली, सबकी सब रचनाएं दिनकर की हैं ये। अभी और भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। वासवत्ता, भैरवी, कुणाल, चित्रा, युगधारा, सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। सूत की माला, ये हरिवंश राय बच्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सूत की माला हरिवंश राय बच्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी और जौहर दोनों के दोनों महाकाव्य हैं, श्याम नारायण पांडे के हैं ये। विक्रमादित्य गुरुभक्त सिंह का है। विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ और कल्पना, एकला चालो रे, विजय पथ, ये सारे के सारे उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। मानसी देख के ये मत कन्फ्यूज होना कि रामदेव त्रिपाठी की, नहीं, उदय शंकर भट्ट भी मानसी नाम से काव्य लिख सकता है। अमृत और विष समझ के यूँ मत सोचता है तो उपन्यास है अमृतलाल नागर का, नहीं, उदय शंकर भट्ट भी इस प्रकार से एक रचना लिख सकता है। तो मानसी, विसर्जन, अमृत और विष को तो याद कर ही लो। विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट, ठीक है। काल दहन, तप्तग्रह, केकई, दानवीर, कर्ण, ये हो जाएंगे केदारनाथ मिश्र प्रभात के। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृतियाँ हैं। इनमें गोपिका, अपलक, क्वासी और चित्रा ऐसी कृतियाँ हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वर गौण है और प्रेम का स्वर प्रधार है, ठीक बा। तुलसीदास, अनिमा, अर्चना, आराधना, ये हो जाएगी निराला की। स्वर्ण किरण, स्वर्ण ध्वनि, ठीक है, ये हो जाएगी किसकी? पंत जी की, ठीक है। मधुज्वाल, युगपथ, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किसकी हो जाएगी ये? पंत जी की। दीपशिका, महादेवी वर्मा की। रूप अरूप, शिप्रा, मेघ गीत, अवंतिका, नहीं याद रखनी, ये सारी उत्तर छायावाद की कृतियाँ हैं जो छायावाद के बाद लिखी गई रचनाएं हैं। अणिमा में कुछ कविताएं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक व्यक्तियों पर भी है, इंपॉर्टेंट लगा लो 1000 लिख के, क्योंकि पंत जी के बारे में आपसे पूछेगा और ये ऑप्शन दे देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बल्कि यूँ दे देगा कि अणिमा की संपूर्ण कविताएं प्रकृति को, प्रेम को दिखाने वाली रचनाएं, तो गलत हो जाएगा। नहीं, अणिमा में कुछ कविताएं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक व्यक्तित्व पर भी है। पंत जी की इसी काल में सभी उत्तर छायावादी कृतियों में सांस्कृतिक स्वर सुनाई पड़ता है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय की बेचैनी इनमें बराबर लक्षित होती है। इसी तरह इन कृतियों का मूल स्वर तो छायावाद है, किंतु विषय की दृष्टि से इन्हें अन्य धाराओं से भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, अन्य धाराओं से भी। इसके बाद है रोमानी धारा में आने वाले किंतु छायावाद से अलग। भाई रोमानी धारा तो हमको छायावाद में मिलती है, परंतु छायावाद से अलग ऐसी अन्य कृतियाँ जो एक नई प्रवृत्ति को सूचित करती है, जिसे वैयक्तिक प्रगीत कहा जा सकता है, जिसे वैयक्तिक प्रगीत कविता कहते हैं। इस प्रवृत्ति में कौन कौन आएंगे? जब इस प्रवृत्ति में हरिवंश राय बच्चन आएंगे तो उनकी रचनाएं सारी आएगी। निशान निमंत्रण, आकुल अंतन, सतरंगिनी और मिलन यामिनी। रसवंती दिनकर की, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश फन, मिट्टी के फूल, मिट्टी और फूल और कदलीवन, नरेंद्र शर्मा। और नरेंद्र शर्मा कुछ और याद रखो चाहे नहीं रखो, प्रवासी के गीत जरूर याद रखना, मैंने कहा था आपसे। इसके अलावा मधुलिका, अपराजिता जरूर याद रखना है आपको। किरण बेला, लाल चूनर, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का हो जाएगा। अपराजिता, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मधुलिका भी। कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, 5 जन्मे। आरसी प्रसाद सिंह, रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, मनवंतर और दीवालोक। शंभुनाथ सिंह नहीं याद रखना। गोपाल सिंह नेपाली नहीं याद रखना। नींद के बादल 1000 लग के परसेंटेज लगा लो। केदारनाथ अग्रवाल,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ मिश्र प्रभात अलग है, लेकिन महत्वपूर्ण केदारनाथ अग्रवाल है, जो कि प्रगतिवाद कवियों में बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। मंजीर, अरे भाई सीधा सीधा पूछा जाता है गिरिजा कुमार माथुर का मंजीर। और छवि के बंधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भारत भूषण अग्रवाल का है, और भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये गिरिजा कुमार माथुर भी है। युगवाणी और ग्राम्य, फिर से ये देखो इनमें क्या ही अलग स्वर है। पहले तो व्यक्तिक प्रगीत कहा था अपन ने, है ना, यानी कि खुद से जुड़े हुए ऐसे गीत जिसमें व्यक्तिकता की प्रधानता हो और सामाजिकता की प्रधानता कम हो। आपको जैसे गीत मिलेंगे उनको जिसमें प्रगतिवादी भाव मिलते हैं ना। अब प्रगतिवाद प्रयोगवाद को मैं भी समझा सकता हूँ, पर मैं सोच रहा था कि जब प्रगतिवाद हम शुरू करेंगे, इसमें जब आएगा तब मैं डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल अभी शॉर्ट में बता दूंगा कि प्रगतिवादी धारा की कौन कौन सी कविताएँ हैं। जैसे देखो, आप पहले आप रचना का नाम देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। युगवाणी ग्राम्य ये पंथ की, कुकुरमुत्ता निराला की, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युग की धारा युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, और युगधारा है नागार्जुन की, धरती है त्रिलोचन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। युगधारा नागार्जुन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवन के गान प्रलय संजन शिव मंगल सिंह सुमन, अजय खंडर पिघलते पत्थर मेधावी रांगे राघव 1000% इंपॉर्टेंट। अजय खंडर इंपॉर्टेंट, पिघलते पत्थर इंपॉर्टेंट, मेधावी इंपॉर्टेंट, और मुक्ति मार्ग जागते रहो भारत भूषण अग्रवाल। अब आपने देखा हो किसी में आ रहा है युग की गंगा, किसी में आ रहा है युगवाणी, किसी में आ रहा है धरती, किसी में आ रहा है प्रलय सर्जन। अर्थात यहाँ पे प्रेम का स्वर तो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं युग का स्वर है। अर्थात प्रगतिवादी एक ऐसी कविता है जो यथार्थ के धरातल पर चलती है, जिसको प्रेम से, खुद के स्वार्थ से, व्यक्तिपरकता से कोई मतलब नहीं होता है, जिसको कहीं ना कहीं जो शोषक वर्ग जो होता है ना, कहीं ना कहीं जो शोषण कर रहा होता है उसके खिलाफ, उनका जिनका शोषण हो रहा होता है उनके साथ ये कविता है कहीं ना कहीं, है ना। यानी कि आत्म की कविता है ये, गरीब की और मजदूरों की कविता है, प्रगतिवादी कविता। इन कृतियों के अतिरिक्त नरेंद्र शर्मा, अंचल, आरसी प्रसाद सिंह और शंभू। हम जाहिर सी बात है गरीबों की कविता होगी तो इसमें कोई कल्पना तो होगी ही नहीं। अर्थात यथार्थ की अनुभूति यहाँ पे प्रबल मात्रा में मिलती है हमको, ठीक है। बाकी अंजू जी सुन रही हैं मुझे? अंजू है क्लास में? हाँ अंजू बोल सकते हो क्या 1 मिनट के लिए? थोड़ा सा क्लास में योगदान तो होगा। प्रगतिवादी परिभाषा बताना एक बार, थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ याद नहीं जी यार, उस टाइम में मुझे सुनाया था ना एक बार, आपने बढ़िया सुनाई थी, इस वजह से मैं तो क्लास रोक के बैठा हुआ हूँ। चलो ठीक है भाई, फिर मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रगतिवाद और व्यक्तिक काव्यधारा के कृत्यों के साथ साथ कुछ ऐसी कृतियाँ भी सामने आई है जिन्हें प्रयोगवादी कविताएं कृतियाँ कहा गया है, ठीक है ना। प्रगतिवादी और व्यक्तिक कृत्यों काव्यधारा की कृतियों के साथ साथ, ठीक है ना। तो हमने प्रगतिवाद की बात की, व्यक्तिक काव्यधारा की बात की। प्रयोगवादी प्रगतिवादियों से एकदम भिन्न है। उनको अपने आप से मतलब है, समाज बाहर में जाए कोई मतलब नहीं है। देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, चलने दो, हम घर में रहेंगे हमारे भीतर, हमको हमसे मतलब है, ऐसा बिल्कुल। उनको अपने ही काम वास्ता से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो एक प्रकार से कुंठित हो चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है प्रयोगवादी को। और प्रयोगवाद जो है इसीलिए ज़्यादा नहीं चल पाता है, क्योंकि उनको कवियों को समझ में आ गया है कि यार कहीं ना कहीं जो ये व्यक्तिता है ना, जो हमारी पर्सनल जो सोच है, इसके लेकर हम कविता नहीं कर सकते। समाज सबसे पहले है कहीं ना कहीं, है ना। तो तभी जाके तो हम देखते हैं कि भग्न दूध चिंता और इत्यनम, ये शुक्ल इसकी अंग्रेज जी की रचना है, अंग्रेज जी की, जिसमें वेष्टि चेतना का प्रभाव दिखता है। परंतु हरी घास पर क्षण भर और बाद में आने वाली रचनाओं में हमको समष्टि चेतना का प्रभाव दिखता है, और बीच की कुछ रचनाओं में वेष्टि चेतना और समष्टि चेतना का द्वंद्व दिखता है, ठीक है ना। जैसे कि ये दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो, है ना, मध्यबाता खुद पर, इस टाइप से आते हैं ना पंक्तियाँ। तो आगे पढ़ते हैं अपन। के आसपास प्रारंभ हो गई थी, किंतु प्रयोगवादी धारा की कविताएं 1943 के आसपास उभरती हुई दिखाई देती है, फिर सभी साथ साथ चलती है। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय, इत्यनम, हरि घास पर क्षण भर अज्ञेय की, नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर की, और ठंडा लोहा भाई साहब धर्मवीर बहादुर की, धर्मवीर भारती की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये 200 सप्तक इसकी धारा की प्रमुख कृतियाँ हैं, ठीक है ना। प्रयोग धारा आगे चलकर नई कविता में पर्यवसित हो जाती है, इसलिए नई कविता में प्रयोगवाद के बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं। फिर भी उसका स्वतंत्र विकास हुआ है। बहुत से ऐसे कवि हैं जो दोनों धाराओं में हैं, इसलिए उनकी कृतियों को लेकर बहुत साफ तौर पर यह कह पाना कठिन है कि कहाँ तक वे प्रयोगवादी है और कहाँ तक नई कविता के कवि।
फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि सन 1950 के बाद नए भावबोध की जो कविताएं लिखी गई है वह नई कविता है, जबकि प्रयोगवादी की भी सन 1950 के बाद भी कविताओं को नई कविता कह सकते हैं। फिर भी 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक की अधिकांश कविताएं अपने व्यक्तिवादी रूप के कारण प्रयोगवाद में ही शरीक की जा सकती है, इसलिए नई कविता को प्रयोगवाद के ही क्रम में देखना चाहिए। यदि सन 1950 को विभाजक रेखा माना जाए तो दूसरा सप्तक की कुछ कविताएं, तीसरा सप्तक बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रंधे हुए, अरियो खुना प्रभाव मही, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, ये देखो अंगे की बात की रचनाएं ही हैं, ठीक है ना। सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहले सन्नाटा बुनता हूँ, है ना, अज्ञे सी, धूप के दान और शिला पंख चमकीले, ये गिरजा कुमार माथुर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्धशती नहीं याद रखनी, वीरेंद्र कुमार जैन की नहीं याद रखनी, माध्यम में और खंडित से तो नहीं याद रखनी, ये शमशेर की कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ठीक है ना, और चुका भी नहीं हूँ मैं। और इस बार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या प्रश्न आया था कि धूप के धान और चुका भी नहीं हूँ मैं जो है वो शमशेर के काव्य संग्रह है। अब उस एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि धूप के धान जस्ट ऊपर लिखा हुआ है गिरजा कुमार माथुर का, और शमशेर के नीचे लिखी हुई है तीनों की तीनों, तो उसको कहाँ से मेहनत करना पड़ेगा, उसको बस चालाकी करनी है बस। आपने चुका भी नहीं हुई याद है, और धूप के दान आपको अगर मान लो भूल गए आप, अगर आपको याद नहीं है गिरजा कुमार माथुर की है, पर आपको याद है कि हाँ शमशेर की तो नहीं है, तो भी आपका सही हो जाता है, वो हो रहा होगा। काफ़ी सारे लोगों का आसान क्वेश्चन था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। गीत फरोश, वैसे मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों पेपर का डिटेल में सॉल्यूशन करवा रखा हूँ इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया पेपर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, XYZ कोई सा भी एग्जाम हो, आपके सिलेबस में वो सारी की सारी चीज़ें जरूरी हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ना। इसके बाद हो जाएगा गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी खुशबू की शिलालेख, ये हो जाएगी भवानी प्रसाद मिश्र की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बुनी हुई रस्सी को साहित्य अकादमी मिला हुआ है। स्वप्न भंग, अनुक्षण और मेपल, मेपल इंपॉर्टेंट है, प्रभाकर माचवे की। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्ति बोध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ अप्रस्तुत मन, भारत भूषण अग्रवाल। वन पाखी सुनो संशय की रात, नरेश की मेहता, ठीक है ना, वन पाखी सुनो संशय की रात, नरेश मेहता। सात गीत वर्ष, कनोप्रिया, अंधा युग, धर्मवीर भारती। हरि नारायण व्यास छोड़ दो, मछली घर एकमात्र रचना दे रखी है भले यहाँ पे, किसकी, विजय देवनारायण शाही की, पर एकमात्र ही इंपॉर्टेंट है। मछली घर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय देवनारायण शाही, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पढ़ेंगे। इसके बाद काठ की घंटियाँ, बांस के पुल, एक सोनी नाव, कुआनो नदी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो सभी आती है भाई, ये लिमिटेड ही है, आधुनिक काल में वैसे लोग लिमिटेड कवियों को पढ़ते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी बंदा नॉर्मल तैयारी कर रहा है ना, उसको सब कुछ याद ही है, तो आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजय, कुंवर नारायण, सबको याद होती है, इंपॉर्टेंट है। रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसी जल्द हंसो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे इसमें तो ये आधी आधी रचनाएं, पूरी पूरी रचनाएं कहाँ हैं, बाकी किधर गई, तो भाई एक पर्टिकुलर कालखंड में लिखी हुई पर्टिकुलर विशेषता को व्यक्त करती हुई रचनाएं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बाद में जब समय आएगा तो उसको ही पढ़ेंगे हम, है ना। अभी हम छायावाद उत्तर काल शुरू कर दिया है, तो सबको लपेटे में डालेंगे, टेंशन मत लो। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, है ना। बंसी और मादल हो जाएगा, छोड़ो। नाव के पाँव, नाव के पाँव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी रचना है, ये जगदीश गुप्त की है। ये आपको जगदीश को थोड़ा लल्लो पल्लो नाम लग रहा हो, पर इंपॉर्टेंट है। नाव के पाँव पूछा गया है इनका, ठीक है ना। इतिहास पुरुष, देवटर देवराज। माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा इंपॉर्टेंट है, माया दर्पण इंपॉर्टेंट है। अंकित होने दो, छोड़ दो, मुक्ति प्रसंग छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंठ विष पाए और साये में धूप, है ना। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो चले कहीं और उम्र भर के लिए, है ना। दुष्यंत कुमार, मेरी मेरी इंपॉर्टेंट। एक कंठ विष पाए, गीति काव्य है। साये में धूप, गजल संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है ना। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहाँ आपने बात की थी कि पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरी जगह जगह बिजली पहुंचा देंगे, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ शहर में आती है, पहले शहर में तो पूरी बिजली दो, बाद में देना सब जगह देसा है, बिल्कुल, है ना। ये वाला इसका भाव है कविता का। लक्ष्मीकांत वर्मा की हो जाएगी अतुकांत, तो तीसरा पक्ष। कविताएं हो जाए कीर्ति चौधरी, नहीं याद रखना। आत्मनिर्वासन नहीं याद रखना।
अभी बिल्कुल अभी ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह, ये केदारनाथ सिंह अलग है, ठीक है ना, इनको भी हम पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है तार सप्तक में। और वो ऊपर केदारनाथ अग्रवाल अलग हम पढ़ कर आए थे पहले, ठीक है ना, वो अलग है, वो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के कवि हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बताओ यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद छोड़ दो, और रामदरस मिश्र को छोड़ दो, रणजीत को छोड़ दो, शलभ मिश्र को छोड़ दो, संसद से सड़क तक 2 मील की, भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे, इतनी इंपॉर्टेंट है। लीलाधर जगूड़ी का नाटक जारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवारों पर खून से चंद्रकांत देवता ने दीवारों पर खून से। आकाश विभाजित है, गलत है, मत याद करो। अंगिरस ऋतुराज बहुत इंपॉर्टेंट कवि है वैसे तो, पर ठीक है, अंगिरस इतना नहीं भी याद करोगे तो भी ठीक है। एक मरण धर्मा और अन्य नाम से भी रचनाएं ऋतुराज की, पर यह अंगिरस ठीक है, याद रख लेना। एक पुरुष रहने दो, इस हादसे में रहने दो, त्रास रहने दो, है ना। तथा वे सभी कृतियाँ जिनकी रचना सप्तकों के बाहर के कवियों के संदर्भ में की गई है, नई कविता की कृतियाँ कही गई है, नई कविता की रचनाएँ सारी की सारी है ना। इस संदर्भ में कल्पना, कृति, लहर, ज्ञानोदय, कवि, ये सारी की सारी मासिक पत्रिकाएं तथा नई कविता से संबंधित निम्नलिखित त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पत्रिकाओं तथा संकलनों का अनुशीलन भी अभीष्ट है। प्रतीक जो कि आगे संपादक थे उसके, है ना। निकष के संपादक कौन है? धर्मवीर भारती, याद रखना, ये जो पत्रिका मैं बता रहा हूँ वही याद करनी है बस। प्रतीक के संपादक आज्ञे। भागीरथ भार्गव किसके संपादक है? कविता के, नहीं याद करना है। निकष भारती के, ठीक है ना, डॉक्टर संपादक है धर्मवीर भारती, निकष पत्रिका के। नई कविता के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त, 1000% इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने नहीं बताई पत्रिकाएं, मत याद करो, अभी बता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर छायावाद नाम से टॉपिक है यहाँ पे। वास्तव में सऊदी के छायावाद का इतिहास मूलतः निराला और पंत के काव्य विकास का इतिहास है। काव्य विकास का इतिहास कैसे है? क्योंकि 1918 से बीत लेके 1938 तक कोई यूँ थोड़े नहीं कि बस यहाँ पे काव्य यात्रा समाप्त हो जाती है निराला की और पंत की। बाद में कितनी रचनाएं लिखी हैं बताओ, मुझे बताओ। पंत ने लिखी है, निराला ने लिखी है, इधर से अपन उनके ही पढ़ते हैं। हालांकि कामायनी 36 में ख़त्म हो जाती है, 35 में, तो पंत की काव्य यात्रा जरूर खत्म हो जाती है, पर इनकी तो नहीं होती ना। उनकी प्रसाद की हो जाती है, पर पंत की तो नहीं होती ना, निराला की भी नहीं होती। अतः जो उत्तर छायावाद है ये कहीं ना कहीं निराला और पंत के काव्य विकास का इतिहास है। जो तो छायावाद की शैली में मिलने वाले और भी बहुत से लोग आए हैं, किंतु उनमें अपना कोई उन्मेष नहीं है। वे इस धारा को स्फीति पर नहीं दे सके हों, है ना, लेकिन वे कोई वैशिष्ट्य नहीं प्रदान कर सके हैं, इसलिए उनकी चर्चा अब अनपेक्षित है। महादेवी जी का दीपशिखा उनकी रचनाओं के क्रम में अगली कड़ी के रूप में आया है, क्योंकि दीपशिखा जो है 1942 में आता है, इसलिए उन्हें पहले ही वाहक देवी से मूलतः अलग नहीं किया जा सकता है, और फिर उसके बाद वे मौन हो गई थी। बहुत बढ़िया। निराला पढ़ते हैं। अब निराला की बहुत सारी रचनाएं जो 1918 से लेकर 38 के बीच में थी, हम वहाँ पढ़ कर आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे आगे कि निराला के गीत छायावाद से अलग न हटकर उसकी संभावनाओं से निर्मित है, किंतु उनमें एक बड़ी शक्ति का विकास होता गया है, जो है लोकोन्मुक्ता। लोकोन्मुक्ता का मतलब क्या होता है? समष्टि चेतना का भाव, लोगों की तरफ उन्मुख होना, लोगों की बातों को कविता में रखना, ठीक है। निराला की छायावादी कविताओं में निराला का लोकोन्मुख प्रभाव प्रारंभ से झलकता रहा है। निराला का जीवन संघर्षमय रहा है तथा लोक संपर्क रहा है, इसलिए वो स्वभाव, प्रेम, सौंदर्य के बोध के साथ साथ जीवन के अन्य अनुभवों को अपने में समेट लेता है और व्यक्तिगत प्रभाव के ही मीत न गाकर, एक सेकेंड, गीत न गाकर लोक जीवन के सुख दुख को, यातना और संघर्ष को भी गहराई से उभारते हैं, ठीक है ना। उनकी व्यक्तिगत प्रणयानुभूति भी एक एकांतवासी न होकर प्राय लोकगंध से उष्ट हो उठती है ना। निराला की ये विशेषता बहुत अवधि में अधिक विकसित होती गई है। उनकी ये लोकोन्मुक्ता 2 रूपों में आई है। छायावाद से एकदम अलग हटकर कवि ने प्रगतिशील कविताएं लिखी, पहली बात तो। दूसरी बात है उनकी छायावादी काव्यधारा का एक स्तर अधिक लोकोन्मुख होता गया। प्रगतिवादी कविताओं में अगर हम बात करें तो छंद, भाषा, भावभूमि सभी छायावाद से प्रभाव से मुक्त है। कैसे? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रगतिवादी कविताएं ना जो कहीं ना कहीं छंदों पर ध्यान ही नहीं देती है। उसके लिए कला पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए भाव पक्ष महत्वपूर्ण है। कला पक्ष का मतलब ये है कि छंद में बात हो चाहे ना हो, तो बात धरती की होनी चाहिए, बात व्यक्ति की होनी चाहिए, बात शोषण की होनी चाहिए, बात मजदूर की होनी चाहिए, बात हक की होनी चाहिए। छंद में लिख चाहे तो गाली की भाषा यूज कर, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, पर प्रगतिवादी आदमी को चाहिए एकदम प्रखर
कविता होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो छंद, भाषा और भावभूमि सभी छायावाद से प्रभाव से मुक्त है प्रगतिवादी कविता में, होगा ही सही। जैसे कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, ऐसी भाषा हो गई है उस कवि की जिसने लिखा है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, लिखा रह गया राम रावण का अपराधे समर, ठीक है ना। गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला और नए पत्ते की अधिकांश कविता इस प्रकार की कविता है, ठीक है ना। ये निराला की रचना है, सारी की सारी है ना। उसके बाद इनमें प्रगतिशीलता अपने दार्शनिक रूप में नहीं है बल्कि लोकानुभूतियों के रूप में है। इन कविताओं की भाषा लोक ही है, मुहावरे का प्रयोग है, शैली भी लोक ही है। इसमें लोक कथात्मक संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार निराला इस बात को समझते हैं कि लोक जीवन को केवल उसके भाव दृश्य व्यापार में नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए भाषा की भी आवश्यकता होती है। दूसरी ओर पंत इस बात को समझते हुए भी इन्हें चरितार्थ नहीं कर सके हैं, ठीक है ना। अणिमा, अर्चना, आराधना आदि में संकलित इधर उधर की छायावादी कविता में निराला ने एक और तो सहानुभूति परक गीत लिखे हैं, दूसरी ओर विजय लक्ष्मी पंडित, प्रेमानंद जी, संत रविदास जी, प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्ति पर भी कविता लिखी है। ये गीत कई तरह के हैं, इनमें प्रेम की संवेदना भी है, अपराध का परकता भी है, अन्य प्रकार की मानवीय संवेदना भी इसमें व्यक्त हुई है। ये सभी बातें निराला की 1938 से पहले की कविताओं में भी मिलती है। उनका अनुपात भले ही थोड़ा भिन्न हो। तुलसीदास की इस अवधि की इनकी विशिष्ट देन है। तुलसीदास कब लिखी गई है? 1938 में। चिंतन का काव्य कहा जाता है इसको, चिंतन का काव्य। इसमें भारत और सांस्कृतिक, और तुलसीदास का और निराला का सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का जो काव्य है, विख्यात काव्य है, वो कौन सा कहलाता है? तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा, हर प्रश्न का आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अर्थात भारत और सांस्कृतिक सामाजिक पराजय को गर्त से निकालने का संकल्प है किसमें? तुलसीदास में। सांस्कृतिक और सामाजिक पराजय के गर्त से निकालने का संकल्प निराला की किस रचना में मिलता है? तुलसीदास में। निराला की इस अवधि की नई देन है उनकी लोकवादी कविताएं, तो वास्तव में कविता की उपलब्धि के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है, वरन वस्तु और भाषा के एक नए प्रयोग के रूप में ही महत्व प्राप्त करती है। ये कविताएं एक ठहराव को तोड़ती है, कवि को पुनः समग्र भाव से जनजीवन से जोड़ती है। निराला की अवधि की कविताओं में उनकी जीवन अनुभूति के जो स्वर उभरे हैं उनमें टूटन और पराजय भी थी। टूटन और पराजय की ये प्रवृत्ति कवि को भक्ति की ओर उन्मुख करती है। साथ ही कवि का असंतुलित मानस प्रेम, भक्ति, खुलेपन और उलझाव का कुछ ऐसा मिश्रित रूप भी मिलता है। ये कविता उलझे भाव से ग्रस्त हो गई है। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत को। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रगतिवादी कविताओं की विशेषताएं, उत्साहवादी कविताओं की विशेषता मैंने थोड़ी थोड़ी बता दी है। आगे जैसे हम विस्तार से पढ़ेंगे तो वहाँ और विस्तार से बताऊँगा आपको। पंत को पढ़ेंगे क्योंकि छायावादी कविता के बाद उनकी कविता के कैसे कैसे स्वर हुए। पंत जी के इस काल में काव्य साहित्य का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये अपने चिंतन और विषय में अधिक विकासशील रहे हैं, क्योंकि ये अपने संस्कार और भाषा से मूलतः छायावादी रहे हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि पंत के माध्यम से छायावाद को सऊदी में नया चिंतन और नया विषय प्राप्त हुआ है। सन 1936 में युगांत की घोषणा पर, सन 1936 में आता है ये युगांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। युगांत की घोषणा कर पंत ने 1939 में युगवाणी लिखा और 1940 में लिखा ग्राम्य, ठीक है। इसलिए वे मार्क्सवादी भौतिक दर्शन और जीवन के सत्य की ओर उन्मुख हुए। यहाँ निराला और पंत के अंतर को समझ लेना चाहिए। निराला ने चिंतन के माध्यम से नहीं बल्कि संवेदना और अनुभव के माध्यम से जनजीवन को ग्रहण किया है, इसलिए उनकी कविताओं में मार्क्सवादी समाजवाद का कोई भी दर्शन जो है स्पष्ट रूप से नहीं पास आ सका है। वहाँ जनजीवन अपने समस्त संवेदन के साथ उभरा है। दूसरी ओर पंत ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया है। ये प्राय मार्क्सवादी सिद्धांतों को ही व्यक्त करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, प्रगतिवादी कविता को मार्क्सवादी कविता भी कहते हैं, क्योंकि प्रगतिवादी कविता में मार्क्सवाद दर्शन के ही स्वर थे। और मार्क्सवाद वो आदमी था जिसने कहा है, मार्क्स ने कार्ल मार्क्स की कविता कही जाती है मार्क्सवादी कविता, जिसने कहा है कि संसार के सभी मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। अतः मार्क्सवादी दर्शन और प्रगतिवादी कविता दोनों एक ही दर्शन पे काम करती है, दोनों का जो मूल भाव है वो एक ही है, ठीक है ना। और मार्क्सवाद दर्शन का जो आधार क्या है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।
जो मार्क्सवादी दर्शन का जो आपसे पूछेगा ना, मार्क्सवादी दर्शन का आधार क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन में हो सकता है आपको दिया हुआ पूंजीवाद और सामंतवाद, नहीं, पूंजीवाद और सामंतवाद से तो विरोध किया है इन्होंने, ये आधार नहीं रहा है, आधार रहा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, है ना। इसलिए पंक्तियाँ लिखी गई है, क्या लिखी है पंक्ति की, तो कहता भौतिकवाद वस्तु जगत का कर तत्वान्वेषण, भौतिक भव ही एकमात्र मानव का अंतिम दर्पण, स्थूल सत्य आधार और सूक्ष्म आधे हमारा जो मन, वाह विवर्तन से होगा युगपत अंतर परिवर्तन। बहुत बढ़िया यार, कि जब ये परिवर्तन होगा ना, जब सभी प्रकार की सामग्री सबके बीच में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, और जब परिवर्तन होगा ना तभी सभी लोग बराबर हो पाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। और ये भौतिकता के स्तर पर हो पाएगा, स्थूल तरीके से जब चीज़ें परिवर्तन होगी ना तभी चीज़ें सब में बराबर बराबर बट पाएगी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जो एक मजदूर काम करने वाला जो मजदूर है वो दिन ब दिन गरीबी की हालत में गरीब होता जाता है, लेकिन वो जिसके लिए काम कर रहा होता है मालिक, वो दिन ब दिन करोड़पति बनता जाता है। जबकि काम तो वो मजदूर कर रहा है ना, फिर भी उसको 2 वक्त की रोटी भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, सही से चिकित्सा नहीं मिल पाती है। बस इसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसे कहते हैं मार्क्सवादी आंदोलन या प्रगतिवाद। अब आप कहोगे प्रगतिवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है, तो प्रगतिवाद एक सामाजिक आंदोलन नहीं होकर एक साहित्यिक आंदोलन है। ऑप्शन में आपको मिलेगा कि प्रगतिवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, साहित्यिक आंदोलन है, तो आपको लगाना है कि प्रगतिवाद एक साहित्यिक आंदोलन है, ठीक है ना, न कि सामाजिक आंदोलन। प्रश्न आया भी था एक बार ये, है ना, तो गलत माना गया था ये। इसके बाद अब देखते हैं कि कहना नहीं होगा कि कवि ने मार्क्सवादी दृष्टि के आलोक में गाँव के जीवन की विविध यथार्थ छवियों का, यथार्थ मतलब हकीकत को बड़ा सुंदर चित्रांकित किया है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुशल शिल्पी पंत जी ने तो गांव के जीवन यथार्थ को जितना उसके रंग रूप में पकड़ा है उतना भीतर की चेतना में नहीं पकड़ा है। ये बात तब और स्पष्ट हो जाती है जब पंत जी ग्राम्य से आगे की यात्रा में अरविंद दर्शन से प्रभावित हो उठते हैं, है ना। बीच बीच में प्रगतिवाद और भौतिक दर्शन की ओर भटके हुए उनके विचार पुनः आध्यात्मिक लोक की ओर उठने लगते हैं। इस प्रकार विचार के स्तर पर छायावाद को एक नई दिशा और समृद्ध आधार प्राप्त हुआ है। कवि मार्क्स के भौतिकवाद से संतुष्ट नहीं है, तो कवि जो है ना पंत जी, वो मार्क्स के भौतिकवाद से संतुष्ट नहीं है, फिर भी उसे आवश्यक मानते हैं। कवि आरंभ से ही मनुष्य मात्र के सुख, प्रेम, शांति का स्वप्न देख रहा है। कौन? पंत जी। इस फायगी स्वप्न को उसने रूप देना चाहा है जो मार्क्सवाद में उसे आलोक दिखाई पड़ा, किंतु पुनः उसे ऐसा लगा कि मार्क्सवाद एकांगी है, वो केवल भौतिक योग स्वयं की व्यवस्था कर सकता है। अतः कवि इसे आवश्यक मानते हुए भी पर्याप्त नहीं मानता है। अरविंदवाद में भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद का समन्वय ढूंढता है। कवि ने स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, शिल्पी, लोकायतन आदि प्रवृत्ति कृतियों में इसी समन्वय को जोड़ दिया है। कौन कौन सा स्वर दिया है कि अरविंद में भौतिकवाद तथा आध्यात्मवाद का स्वर ढूंढता है, ठीक है ना। और स्वर्ण किरण में, स्वर्ण धूलि में, शिल्प में, लोकायतन में इसी का समन्वय दिखाई देता है। इस विकास यात्रा में पंत का काव्य पक्ष आहत हो गया है, जबकि धारणा पक्ष उठता गया है। कारण यही है कि वे मानव समाज की समस्याओं, उनके समाधान और नए विचारों को धारणा और आकांक्षा के स्तर पर स्वीकार करते हैं, अनुभूति के स्तर पर नहीं। मतलब मैं पर्सनली क्या फील कर रहा हूँ ये बड़ी बात नहीं है। समाज को किस कविता क्या हो सकता है वो जरूरी है। समाज की क्या क्या समस्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, क्या क्या विचार और क्या क्या धारणा मैं पेश कर सकता हूँ, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पेश करना मेरा एक उद्देश्य होना चाहिए एक कवि का, न कि मेरी पर्सनल अनुभूतियों को स्वर देना। इसलिए चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे अरविंद दर्शन हो, पंत काव्य को समृद्ध बनाने में सहायक प्राय नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अनुभूति के स्तर पर तो उन्होंने कुछ काम हुआ ही नहीं है ना। तभी तो हम प्रगतिवाद पढ़ते हैं, तो पंत को नहीं पढ़ते हैं, निराला को नहीं पढ़ते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ते हैं, रांगे राघव को पढ़ते हैं, त्रिलोचन को पढ़ते हैं, नागार्जुन को पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रखर चेतना प्रगतिवाद की उन कवियों में मिलती है वैसे इनमें नहीं मिल पाती है। महादेवी वर्मा की बात करें अगर हम, तो महादेवी वर्मा जो है कि दीपशिखा में क्रमागत भाव दोहरा का ही विकास दिखाई पड़ता है। प्रेम उनका मुख्य विषय है। कवयित्री ने संयोग और वियोग में उभरने वाले प्रेम के अनेक कोणों को अपने अनुभव के आलोक में देखा है। वेदना महादेवी की मूल संवेदना है। ये वेदना विरह जन्य है। करुण वेदना और निराशा से आक्रांत इनका प्रारंभिक काव्य दीपशिखा में कुछ आलोक पा सका है, आशा का, उल्लास का और मिलन का। सब मुझे दीपक जला लो, सब मुझे दीपक जला लो, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगा लो, हुए शूल अक्षत मुझे धूली चंदन। महादेवी में गीति काव्य के उत्कर्ष की सुंदर भावना है, लेकिन यह रहस्यात्मकता का आवरण उनके प्रभाव की तीव्रता को कुछ कुंठित कर देता है।
कवियत्री के पास सीमित संवेदनाएं हैं, इन्हीं वो भिन्न भिन्न प्रतीकों रूपकों से व्यक्त करती है। अतः हमें कोई पूछे कि छायावादी कवियों में सबसे ज़्यादा रहस्यवादी कवि कौन है, तब हम आंसर लगाएंगे केवल और केवल महादेवी वर्मा। ठीक बा, ठीक बा। आगे चलते हैं। ये प्रतीक और रूपक भी बहुत सीमित और अभिजात है। कवियत्री की लौकिक संवेदनाएं रहस्यवादी आपात से निपटकर निश्चय ही नए अर्थ का विस्तार करती है, किंतु साथ ही अपनी लौकिक मूर्तता, प्रत्यक्षता, तीव्रता खो देती है। दीपक, चंदन, मंदिर, क्षितिज, आकाश, करुण, धूल, मेघ, विद्युत, सागर, जो प्रतीक इन्होंने लिए ना वो बार बार आते हैं और रहस्यात्मकता का संकेत देते हैं। इन निजी और छायावादी सीमाओं के बावजूद भी महादेवी छायावाद की विशिष्ट और समर्थ कवियत्री है और उनकी दीक्षिका इनकी विशिष्ट कृति है। रहस्य और संकोच के आवरण के बावजूद, अब देखो पहले की रचनाएं क्यों नहीं बात करी हमने, यामा, दीक्षिका, निहार, रश्मि, नीरजा, क्योंकि ये पहले की रचना है यार छायावाद के समय की, और 1918 से लेकर 38 के बीच की रचनाएं हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अभी हम जो भी रचनाएं पढ़ेंगे वो 1936 के बाद, 1938 के बाद की रचनाएं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसलिए हो गई है दीक्षिका विशिष्ट कृति हो गई। रहस्य और संकोच के आवरण के बावजूद कवियत्री की अंतरंग निजता गीतों में बहती है। जहाँ कहीं वो पारदर्शी हो जाती है या जहाँ समग्र दृश्य सिमटकर उसी की ओर संकेत करने लगता है, वहाँ वे बहुत उत्कृष्ट गीतों की रचना करती है। महादेवी की दूसरी विशेषता है सूक्ष्म चित्रात्मकता। ये चित्र रूप जगत और भाव जगत दोनों के हैं, किंतु रूप जगत के भी चित्र कवियत्री के मानसिक संदर्भ में नियोजित होते हैं। लोक परिवेश और लोक भाषा से दूर सीमित आत्मानुभूति की परिधि में विचरण करने वाले, भाषा के अभिजात छवि से मंडित ये गीत शब्द चयन, पद संतुलन, बिंब ग्रहण, प्रांजलता, कोमलता, स्वर लय में बहुत विशिष्ट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दीक्षिका किसकी रचना है? महादेवी की। बस खत्म बात। अगले कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्र। इनको नहीं पढ़ेंगे वैसे अपन डिटेल में, बस इतना सा याद रखना कि जानकी वल्लभ शास्त्र जो मूलतः तो गीतकार है, छायावाद के बाद इन्होंने गीत लिखे थे। इनके गीतों में छायावादी गीतों के संस्कार मिल जाते हैं हमको, ठीक है ना। इनकी रचना कौन कौन सी हो जाएगी भाई? अरूप, शिप्रा, मेघ गीत और अवंतिका। पर मुझे नहीं लगता याद रखने हैं क्योंकि कभी पूछा नहीं जाता। पर इनके अलावा ये उत्तर छायावाद के जो अन्य उल्लेखनीय कवि है ना, कौन कौन? अंजलि, रूपराशि और चित्ररेखा, चंद्रकिरण और एकलव्य। किसने? राम कुमार वर्मा। 1000 लिख के इंपॉर्टेंट लगा लो। हो सकता है कभी छायावाद का वर्णन करते हुए निराला को भूल जाए, कभी बाई चांस पंत को भूल जाए, पर राम कुमार वर्मा को वो नहीं भूलेंगे। अगर उनको भूल गए ना, वो पंत को, निराला को भूल गए, इनको नहीं भूलेंगे। राम कुमार वर्मा बेहतरीन आलोचक होने के साथ साथ बेहतरीन छायावादी कवि भी हैं। वो अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्रकिरण और एकलव्य इनके काव्य रचनाएं हैं। चित्ररेखा तो मत भूलना कम से कम, ठीक है ना। चित्ररेखा तो मत भूलना। इसके अलावा तो विद्यावती कोकिल को छोड़ दो आप, और सुमित्रा कुमारी सिन्हा को छोड़ दिया। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवादी गीति कविता। कितना है इसका व्यक्तिवादी गीति कविता? चलो तो ठीक है। अभी वैसे भी लाइट भी गई है, 7 ही बज गए मोटा मोटा, तो आज कितना ही काफ़ी है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी कोई एग्जाम भी, वैसे विशेष एग्जाम को इतना सर पे है नहीं, है ना, मोटा मोटा जिसके अपन भरोसे रहे इसके भरोसे। हाँ, बाकी धीरे धीरे जब ये हो जाएगा तो आपको और ज़्यादा विस्तार से चीज़ें समझ में आने लग जाएगी आपको, है ना। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लो आप, है ना।